Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about संविधान हत्या दिवस. आज का दिन यानी कि 25 जून को भारत सरकार ने 2 साल पहले संविधान हत्या दिवस की तरह डिक्लेयर किया था. तो क्या है इसके पीछे का हिस्ट्री, वो सब कुछ समझते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वाई 25 जून इज कॉल्ड एज संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे. देखिए 1971 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और उसमें कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली और उसकी लीडर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी. वो पहले से भी प्रधानमंत्री थी, 1971 इलेक्शन के बाद दोबारा से प्रधानमंत्री बनी. इलेक्शन के दौरान उन्होंने काफी लेफ्टिस्ट कैंपेनिंग की थी, यानी कि प्रो पुअर कैंपेनिंग की थी कि गरीबी हटाओ एंड ऑल. वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ. तो ये सब कैंपेनिंग हुई थी. गरीबी हटाओ प्रोग्राम भी उन्होंने लॉन्च किया राइट आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड. तो मतलब शी वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम. और जब वो इलेक्शन जीत करके आई उसके बाद उन्होंने तमाम थोड़े से लेफ्टिस्ट डिसीजंस भी लिए, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्रीवी पर्स को एबोलिश कर दिया. ये आपने हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में या क्लासेस में जरूर सीखा होगा, एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स. तो पॉइंट ये है कि 1971 तक तो शी वॉज वेरी पॉपुलर. 1971 के दिसंबर में क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ टर्बुलेंस हुआ और वहाँ से कई सारे जो रेफ्यूजीज हैं वो भारत के अंदर आ रहे थे. ये तो शुरू हो गया था अप्रैल 1971 से ही. तो भारत के ऊपर फिर डेमोग्राफिक स्ट्रेस पड़ रहा था. 1971 दिसंबर में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंटर्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान और वहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिफीट किया. 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए और ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, बांग्लादेश, जिसको बाद में पाकिस्तान ने भी माना इन शिमला एग्रीमेंट इन 1972. और तब से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया. तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे भारत के अंदर कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस आने शुरू हुए, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हुआ. वॉर के कारण किसी भी देश के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेस तो आता ही है, तो भारत के ऊपर भी इकोनॉमिक स्ट्रेस आया. साथ ही साथ 1972 और 73 में मॉनसून थोड़ा वीक रहा, ड्रॉट के कंडीशंस रहे कई सारे एरियाज में भारत के अंदर, जिस कारण से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सफ़र हुई. और एग्रीकल्चर उस टाइम में इंडियन इकोनॉमी का सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था. तो पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से झटका लगा बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव ड्रॉट्स इन 72-73. फिर 1973 में एक और इम्पैक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, फोर्थ अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 1973. और इस अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट के कारण वेस्ट एशिया के अंदर टर्बुलेंस हुआ. ग्लोबल ऑयल मार्केट में जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गया. इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस राइज हो गए और फिर नतीजा ये हुआ कि भारत, जो कि बहुत सारा 80% तक हमारा एनर्जी ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करके मीट होता है, तो हमारे देश से फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा स्पेंड होने लगा. और ऑयल चूँकि महंगा हम खरीद रहे थे, तो इस कारण से हमारे देश के अंदर फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी देखने को मिला बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑयल प्राइसेस. तो इन सब कारणों से भारत के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिक स्ट्रेन क्रिएट हो रही थी. ये जब 1973 में कन्फ्लिक्ट हुआ ना, जिस कारण से ऑयल मार्केट में डिसरप्शन आया, उसी के बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, OECD कंट्रीज, दे क्रिएटेड अ सेपरेट बॉडी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन 1974 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सिमिलर एनर्जी क्राइसिस इन फ्यूचर. तो ये एक अलग मुद्दा है. डेवलप्ड कंट्रीज अपनी डिपेंडेंसी ऑन ऑयल मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिसरप्शंस, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1974 में, IEA को. कमिंग बैक टू इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, पोवर्टी का. यंगस्टर्स परेशान थे. और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर जयप्रकाश नारायण जी, जो एक गांधीयन लीडर थे,
उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, संपूर्ण क्रांति मूवमेंट, ऑन 5th June 1974 with a rally in Patna. This संपूर्ण क्रांति मूवमेंट was launched. ये संपूर्ण क्रांति मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण जी के साथ लाखों लाखों यंगस्टर जुड़े और ये लोग भारत सरकार लेड बाय इंदिरा गांधी उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि आप इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कर रही हैं, इकोनॉमी को बेहतर तरीके से मैनेज करें। ये संपूर्ण क्रांति मूवमेंट ने काफी दबाव बनाया इंदिरा गांधी जी की सरकार के ऊपर। और फिर इंदिरा गांधी जी के लिए कुछ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी इमर्ज हुए। हुआ क्या कि 1975 में एक फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का इन अ केस जिसको कहा गया है राज नारायण केस। राज नारायण केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए। देखिए, राज नारायण जी एक सोशलिस्ट लीडर थे और 1971 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कॉन्टेस्ट किया था फ्रॉम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी जी बड़े मार्जिन से जीत गई थी इलेक्शन, लेकिन राज नारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस का कंप्लेन रजिस्टर किया। राज नारायण जी का कहना था कि इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन के दौरान ब्राइबिंग की है वोटर्स की, विच इज एन इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिस एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आपको पता है कि संविधान में कुछ क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं फॉर द लेजिस्लेटर्स। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि फर्दर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी एडेड बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने कानून बनाया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और उसमें पार्लियामेंट ने कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरियाज ऐड किए। तो उसमें देयर इज सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विच सेज कि सर्टेन करप्ट प्रैक्टिसेस विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। उन करप्ट प्रैक्टिसेस में से एक करप्ट प्रैक्टिस है ब्राइबिंग द वोटर्स, दैट में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसी ग्राउंड पे राज नारायण जी ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्लेन किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत जो करप्ट प्रैक्टिसेस मेंशन किए गए हैं सेक्शन 123 में, उन करप्ट प्रैक्टिसेस में से एक करप्ट प्रैक्टिस है ब्राइबिंग द वोटर, जिसको फॉलो किया है, जिसको किया है इंदिरा गांधी जी ने, जिस कारण से इनकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जानी चाहिए। अब आप सिचुएशन समझिए, भारत के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग दबाव भी बना रहे हैं सरकार के ऊपर, और फिर 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें इंदिरा गांधी जी को गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है ऑफ इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिसेस और उनको बैन कर दिया जाता है फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन फॉर 6 years। अब इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देती हैं और एक बार के लिए स्टे ले आती हैं। अभी के लिए तो शी डिड नॉट हैव टू रिजाइन, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला उनके खिलाफ जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 25 जून 1975 को भारत में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इमरजेंसी प्रोविजंस आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360। तीन तरह की इमरजेंसी की वहां बात है। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 356, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। अब आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, उसमें आज के टाइम में अगर आप ग्राउंड्स देखें जिस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो वो है थ्रेट ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उस वक्त जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, उस वक्त तक संविधान के अंदर यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन के बजाय एक वर्ड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो काफी एम्बिगुअस वर्ड है, डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी चीज को कह सकते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो उसी एम्बिग्विटी का फायदा उठाते हुए आप कह सकते हैं एक तरीके से इंदिरा गांधी जी ने 1975 में 25 जून को डिक्लेयर करवा दिया, प्रोक्लेम करवा दिया थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल इमरजेंसी। भारत के अंदर उस वक्त नेशनल इमरजेंसी की हम बात करें तो 3 बार डिक्लेयर हुआ था नेशनल इमरजेंसी। 1962 में साइनो इंडिया वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड 1975
तो पहले 2 बार तो डिक्लेयर हुआ बिकॉज ऑफ वॉर, और तीसरे बार 75 से लेकर के 77 तक जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई, दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये जो इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 को, ये चली टिल 21 मार्च 1977, लगभग 2 साल ये चला। एंड दिस पीरियड इज नोन एज डार्क डेज इन इंडियन डेमोक्रेसी। डार्क डेज फॉर द रीजन कि मैलाफाइड इंटेंशन से लगाया गया है। सच में देश को खतरा नहीं था, शायद से सरकार को खतरा था, और सरकार अपने आप को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दिया पूरे देश में। इस कारण से इसको डार्क डेज कहा जाता है। और चूंकि संविधान के प्रोविजंस का मिसयूज किया गया, ऐसा करंट गवर्नमेंट का मानना है, इस कारण से साल 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर 25 जून एज कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर करने के पीछे सरकार ने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंश्योर कराएं दैट दिस इवेंट इज नॉट फॉरगॉटन एंड द सैंक्टिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूअसली अपहेल्ड। इमरजेंसी का जो दौर था 75 से लेकर के 77 तक, इसको डार्क डेज क्यों कहा जाता है? तो पहला कारण तो ऑफ कोर्स मैंने बताया कि इट वाज इम्पोज्ड ऑन मैलाफाइड ग्राउंड, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसको फिर बदला गया जब सरकार इंदिरा गांधी जी की हटी, नई सरकार आई 1977 में, तो इसको बदला गया और संविधान को अमेंड करके आर्म्ड रिबेलियन के जगह पे इंसर्ट किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पे इंसर्ट किया गया आर्म्ड रिबेलियन, विच इज मोर ऑब्जेक्टिव। आर्म्ड रिबेलियन होगा तो फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 44th अमेंडमेंट की मदद से इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो एम्बिगुअस वर्ड था, उसको रिप्लेस करके लाया गया आर्म्ड रिबेलियन। इसको इमरजेंसी के दौर को डार्क डेज इसलिए भी कहते हैं बिकॉज मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर सस्पेंडेड। डिक्लेरेशन वाज मेड अंडर आर्टिकल 359 सब क्लॉज 1, whereby fundamental rights like article 14, 19, 21 were suspended. Many amendments were also made in the constitution with malified intention during the emergency time. एक तरफ इमरजेंसी चल रहा है और दूसरी तरफ संविधान में कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए, मेजर अमेंडमेंट्स, जैसे 38th अमेंडमेंट इन 1975 विच डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती कि हम नेशनल इमरजेंसी जो लगाया है वो मैलाफाइड इंटेंशन से लगाया है या जेन्युइन है। 39th अमेंडमेंट, द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर कुड नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, दो दिस डिसीजन वाज रिवर्स्ड इन मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। लेकिन आप देख रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग अमेंडमेंट्स कर रहे हैं संविधान में सरकार, ताकि जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन ही ना किया जा सके सरकार के या प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को। 42nd अमेंडमेंट, which is often known as mini constitution, was brought during the emergency time, which brought sweeping changes in the constitution. संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस को बदला गया during emergency. Freedom of press was suppressed since Article 19(1)(a) was suspended. Freedom to speech and expression, right to speech and expression was suspended. तो प्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगाया गया। कोई भी आर्टिकल वो अगर सरकार के खिलाफ छापते थे तो उसको सरकार छापने नहीं देती थी, मतलब लाना चाहते थे अगर तो सरकार उसको छापने नहीं देती थी। तो एक बार के लिए तो इंडियन एक्सप्रेस इतना परेशान हो गया कि इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक आर्टिकल छापना शुरू कर दिया, खाली पेज छोड़ना शुरू कर दिया अखबार में, दिखाने के लिए कि सरकार जब हमें कुछ छापने ही नहीं दे रही तो हम छापे क्या। दिस वाज आल्सो अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू कीप द आर्टिकल्स ब्लैंक, आर्टिकल स्पेसेस ब्लैंक। तो प्रेस सेंसरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इंपोज किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इंप्लीमेंट किए गए, जैसे मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कानून तो लाया गया था 1971 में ही, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, लेकिन इसको इमरजेंसी के दौरान काफी मिसयूज किया गया। कई सारे लीडर जैसे कि जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इस तमाम लीडर्स को जेल में डाल दिया गया यूजिंग मीसा। मीसा को इसी कारण से, जैसे इमरजेंसी हटाई गई, मीसा को भी रिपील कर दिया गया 1977 में। तो हुआ क्या आफ्टर मैथ ऑफ इमरजेंसी 1975 में, व्हेन इमरजेंसी के दौरान तो काफी एट्रोसिटीज हुई, काफी सप्रेशन हुआ सिविल राइट्स का, पॉलिटिकल राइट्स का, सरकार के ऊपर दबाव बना। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट लिफ्टेड इमरजेंसी इन मार्च 1977। इलेक्शन आफ्टर इमरजेंसी वाज हेल्ड और
कांग्रेस पार्टी से तो जनता नाराज थी ही। फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी वॉज वोटेड आउट ऑफ पावर and Janata Party, a coalition opposition was created against Congress Party. It came to power and Morarji Desai became first non-Congress Prime Minister of India. इंदिरा गांधी जी खुद का सीट भी हार गई and this was for the first time, as I said, Congress was defeated at the center since independence. तो आई होप आपको संविधान हत्या दिवस की सारी हिस्ट्री समझ आई, क्यों शुरू हुआ ये, और संविधान जब इमरजेंसी लगाई गई उस वक्त क्या क्या हुआ और कैसे ये खत्म हुआ, ये सारी बातें आपको समझ आई। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड एक बड़ा फेमस जजमेंट है लिली थॉमस केस। उस पे यूपीएससी ने साल 2013 में प्रश्न पूछा था। मैं थोड़ा सा इसको भी रिवाइज करा देता हूं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है, राइट। इसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि करप्ट प्रैक्टिसेस मेंशन किए गए हैं अंडर सेक्शन 123, जो कहता है कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में कोई भी इंगेज हो रहा है, कोई भी लेजिस्लेटर, तो उसकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि अ पर्सन इफ इज कन्विक्टेड फॉर 2 years और मोर, किसी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है किसी भी लेजिस्लेटर को, तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। ये कहता है सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और पहले क्या होता था कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी आपको 3 साल की या 4 साल की, तो आप हायर कोर्ट में अपील कर लेते थे और वहां से स्टे ले लेते थे, और इस कारण से आपकी कैंडिडेटशिप भी कैंसिल नहीं होती थी इन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि आपने हायर कोर्ट में अपील कर दिया है। लेकिन लिली थॉमस केस 2013 में एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोअर कोर्ट भी डिस्क्वालीफाई कर देता है, मतलब लोअर कोर्ट भी अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुना देता है किसी भी एमपी एमएलए को, उस केस में इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगा ऑफ द लेजिस्लेटर। चाहे वो हायर कोर्ट में अपील कर दें तो भी इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होगा ऑफ द लेजिस्लेटर आफ्टर कन्विक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटर फ्रॉम द लोअर कोर्ट। तो ये लिली थॉमस केस से बेस इंपॉर्टेंट है, इस कारण से मैंने ये लिली थॉमस केस भी एडिशनल डिस्कस कर लिया, सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो पॉलिटी क्लास में तो ये सब आप पढ़ते ही होंगे, आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा हिंट्स भी दे रखा है, इसका इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट निर्भय रहो इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। निर्भय रहो इनिशिएटिव एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जिसको ले आई है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इस साल मार्च महीने में इसको लॉन्च किया गया। इस निर्भय रहो इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू निर्भया फंड। निर्भया फंड के बारे में हम अगले पेज पे समझेंगे। इस निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंतर्गत लक्ष्य है टू मेक वीमेन फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव पंचायत। पंचायत को ज्यादा ज्यादा वीमेन फ्रेंडली बनाया जाए, वीमेन की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि जो वीमेन मेंबर्स हैं पंचायत बॉडी के अंदर वो अपना काम इफेक्टिवली कर पाए। तो निर्भय रहो इनिशिएटिव के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है निर्भय नेत्री। इट फोकसेज ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल अवेयरनेस ऑफ इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एट पंचायत लेवल। तो कभी मेंस में प्रश्न आ जाए द प्रॉब्लम ऑफ सरपंच पति या पंचायत पति, जो दिखाया था ना वो पंचायत सीरीज में, कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें, इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं कि निर्भय नेत्री इनिशिएटिव कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल अवेयरनेस ऑफ द इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ पंचायत पति। उसके अलावा निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंतर्गत निर्भय दृष्टि प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज एट स्ट्रेटेजिक रूरल लोकेशंस टू स्ट्रेंथन
सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड निर्भय चेतना, सेंसिटाइजेशन ऑफ मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन सेफ्टी। तो ध्यान रहे, निर्भय चेतना इज फॉर मेल रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि जो मेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी समझें कि वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स या वीमेन मेंबर्स ऑफ द पंचायत के क्या कंसर्न्स हैं, क्या नीड्स हैं, और उसको प्रॉपरली डील किया जा सके। तो निर्भय चेतना इज फॉर मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसा कि मैंने आपको कहा, निर्भय रहो इनिशिएटिव ओवरऑल, उसके अंतर्गत ये 3 कंपोनेंट हैं। ये निर्भय रहो इनिशिएटिव इज इंप्लीमेंटेड थ्रू निर्भय फंड। निर्भया फंड कब बनाया गया? निर्भया फंड बनाया गया 2013 में। 1000 करोड़ का यह फंड है, नॉन लैप्सेबल फंड, क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 2013। दिस वाज क्रिएटेड आफ्टर 2012 दिल्ली गैंग रेप केस, जिसको निर्भया केस नाम से भी बुलाया जाता है। उसके बाद ये 1000 करोड़ का फंड बनाया गया। उस फंड की मदद से अलग अलग मिनिस्ट्री जो हैं वो विमेन रिलेटेड इनिशिएटिव्स को लॉन्च करती हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने निर्भया फंड का इस्तेमाल करते हुए निर्भय रहो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ताकि पंचायत के लेवल पे विमेन को एम्पावर किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेटा क्रेड डील, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्रेड के बारे में पहले समझते हैं। क्रेड एक बैंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी है, मतलब कि फाइनेंस फील्ड में टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट वाज फाउंडेड इन 2018। ये क्या करती है, इसका मेन काम कैसे क्या था, कैसे शुरू हुआ क्रेड? तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोग पेमेंट करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज देती है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, जो टाइमली पे करने वाले कस्टमर्स हैं, उनको क्रेड रिवॉर्ड्स दिया करता था इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। उस पॉइंट्स को बाद में इनकैश भी किया जा सकता था या उसके बेसिस पे शॉपिंग भी की जा सकती थी। तो क्रेड एक्टेड एज एन इंटरमीडियरी। एक्चुअल लोन यूज्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स या एनबीएफसीज, बट क्रेड वुड गिव सम रिवॉर्ड पॉइंट्स। और इससे क्रेड को क्या फायदा होता था? तो क्रेड के पास अच्छे अच्छे कस्टमर्स आने लगे कि जो क्रेड द्वारा सपोर्टेड क्रेडिट कार्ड है, प्रोवाइडेड बाय एनी बैंक, बट इफ इट इज सपोर्टेड बाय क्रेड, तो उस पर बढ़िया रिटर्न मिलता है, बढ़िया रिवॉर्ड मिलता है। तो क्रेड के पास अच्छे अच्छे कस्टमर्स आने लगे, तो इस कारण से बैंक्स या एनबीएफसीज भी क्रेड को कमीशन देते थे। तो क्रेड यूज टू अर्न कमीशन बाय ओरिजिनेटिंग दीज लोन्स। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो क्रेड का बिजनेस है, आप सोचिए कि लोन दे रहा है बैंक ही या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ही, जैसे कि बजाज फाइनेंस एंड ऑल, लेकिन क्रेड के थ्रू दिया जा रहा है। इंटरमीडियरी क्रेड है। और क्रेड के थ्रू लोग क्यों लोन ले रहे हैं? क्योंकि क्रेड इज प्रोवाइडिंग वेरी अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स, बट क्रेड वुड गिव दीज बेनिफिट्स ओनली टू दोज कस्टमर्स हु आर वेरी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड। तो क्रेड रिवॉर्ड्स उन्हीं लोगों को देता था या देता रहा है जो लोग टाइमली अपना क्रेडिट कार्ड बिल भरते रहे, लैगर्ड्स को नहीं देता था। तो इस कारण से धीरे धीरे क्रेड के पास एक लार्जर कम्युनिटी बन गई ऑफ फाइनेंशियली डिसिप्लिन एंड हायर इनकम कंज्यूमर्स। भाई, जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोग हैं, जो हाई इनकम कंज्यूमर्स हैं, क्रेडिट कार्ड पे टाइमली बिल वही तो भरेंगे। तो इसके बाद क्रेड ने बाकी सारे अपने सर्विसेज भी, फाइनेंशियल सर्विसेज भी लॉन्च किए। क्रेड ने खुद लोन देना शुरू कर दिया, पर्सनल लोन्स जिसको क्रेड कैश कहा जाता है, इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, रेंट पेमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज की हम पेमेंट कर देते हैं आपका रेंट, आप बाद में हमें दे देना। इस तरीके से क्रेड टर्न्ड आउट टू बी ए वेरी वैल्यूएबल फिनटेक कंपनी। एक तरीके से आप सोचे तो क्रेड इज अ मेंबर्स ओनली फिनटेक प्लेटफॉर्म विच रिवॉर्ड्स इट्स यूजर फॉर पेइंग देयर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम। अब देखिए, क्रेड के जो फाउंडर मेंबर थे वो थे कुणाल शाह जी। इन्होंने 2018 में क्रेड लॉन्च किया था। करंट न्यूज ये है कि मेटा, which is parent company of WhatsApp, Facebook and Instagram, has announced to invest about $900 million in क्रेड, और उसके बदले में वो 20% टेक खरीदेंगे क्रेड के अंदर। यानी कि क्रेड का उन्होंने जो वैल्यूएशन लगाया है वो $4,500 मिलियन लगाया है, यानी कि 40,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है।
20% उसमें से स्टेक अब मेटा के पास होगा। साथ ही साथ एक और फैसला किया है, ये एग्रीमेंट में एक और बात है कि क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल साहजी, ही विल नाउ बी वर्किंग एज ग्लोबल सीईओ ऑफ व्हाट्सएप। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेटा ने क्रेड में इन्वेस्ट क्यों किया है। तो देखिए, मेटा की कंपनी है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप को मेटा काफी दिनों से चाहता है कि वो सिर्फ मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, वो बाकी तमाम डिजिटल कॉमर्स और पेमेंट एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल हो, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है उसमें डिजिटल पेमेंट काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो कर रहा है, स्पेशली यूपीआई बेस्ड पेमेंट। तो इसमें कई सारी कंपनियां ऑलरेडी एक्टिव हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम। व्हाट्सएप ने भी ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है व्हाट्सएप पे, विच इज ए यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम, लेकिन वो उतना यूज नहीं होता है एज कंपेयर टू गूगल पे, फोन पे या भीम। तो मेटा चाहता है कि व्हाट्सएप पे को पॉपुलराइज किया जाए, क्योंकि मेटा चाहता है कि व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग के लिए ना इस्तेमाल हो, डिजिटल कॉमर्स एंड पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो। और यही कारण है कि मेटा हैज बॉट सम स्टेक इन क्रेड, विच इज ए स्ट्रॉन्ग फिनटेक कंपनी इन इंडिया। तो भविष्य में मेटा को एक्सपेक्टेशन है कि क्रेड, मेटा का जो कंपनी है व्हाट्सएप, उसका जो व्हाट्सएप पे सर्विसेज है उसको भी पॉपुलराइज करवा पाएगी फॉर डिजिटल पेमेंट, एंड व्हाट्सएप पे आल्सो विल हैव सिग्निफिकेंट शेयर एज फार एज डिजिटल कॉमर्स एंड पेमेंट इज कंसर्न्ड। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस मेटा क्रेड डील। लेकिन देयर आर सम कंसर्न्स आल्सो विद रिस्पेक्ट टू सच डील्स। जैसे मेटा क्रेडिट जो डील हुआ है, इसको लेकर के कुछ कंसर्न्स हैं कि फॉरेन कंट्रोल ओवर इंडियन फिनटेक कंपनीज, इंडियन फिनटेक कंपनीज को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती है, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन एंड ऑल, जिसमें भारत के जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है। और जब फिनटेक कंपनियां कुछ ग्रो कर जाती हैं तो उनको कोई ना कोई फॉरेन कंपनी, बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है। सो दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो, उनका टारगेट ही यही है। ये कंसर्न देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम में कि कंपनी को ग्रो करो और उसके बाद किसी बड़े फॉरेन के एंटिटी को बेच दो। सो इंडियन स्टार्टअप्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एक्विजिशन, नॉट बिकमिंग चैंपियंस देमसेल्फ। दैट इज ए कंसर्न। ये भी देखने को मिल रहा है इन दिस क्रेड पैटर्न। तीसरा है विथ रेस्पेक्ट टू डेटा ऑफ द कस्टमर्स। ये जो क्रेड के कस्टमर्स हैं उनका डेटा एक्सेसिबिलिटी अब मेटा को भी मिल सकता है। वो बात अलग है कि क्रेड ने साफ साफ कहा है कि मेटा विल नॉट गेट एक्सेस टू कस्टमर्स डेटा, लेकिन आज नहीं तो कल मेटा विल लुक फॉरवर्ड टू हैव एक्सेसिबिलिटी टू सच डेटा फ्रॉम क्रेड। इसी कारण से तो उसने मेजर इंटरेस्ट तो उसका वही था, बिकॉज क्रेड हैज ग्रोन इनटू अ कम्युनिटी हैविंग अ पूल ऑफ हाईली फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड यूजर्स जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो 1.7 करोड़ यूजर्स हैं उसका डेटा जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है मेटा को। कहीं ना कहीं ये जो डेटा है भारत के हाई इनकम इंडिविजुअल्स का, वो डेटा मेटा यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मामला जो है डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन कानून का भी आ जाता है। ये कानून सरकार ने 2023 में लाया था, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि जो भी पर्सनल डेटा है, खासकर क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, उसका मिसयूज ना हो। तो ये जो क्रेड मेटा अरेंजमेंट है, ऊपर ऊपर से तो ये दोनों कह रहे हैं, खासकर क्रेड कह रहा है कि नो 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 डेटा विल बी शेयर्ड विद मेटा, बट इट विल बी क्लोजली लुक्ड बाय द या क्लोजली वॉच्ड बाय द गवर्नमेंट कि ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है इसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन टू बी लॉन्च्ड, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अलग अलग इंडेक्स लॉन्च, अलग अलग इंडेक्स पब्लिश होता है, आपको पता ही है, अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन को या ग्रोथ को मेजर करने के लिए, जैसे कि आईआईपी एंड ऑल। अब सर्विस सेक्टर में ग्रोथ किस तरीके से हो रहा उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए एक नया इंडेक्स लॉन्च करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। वो होगा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, आईएसपी। ये मंथली मेजर होगा ऑफ सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है। इट विल फोकस ऑन change in short-term growth of formal service sector. It can be seen as a counterpart of IIP. जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडेक्स है जो उनके ग्रोथ को मेजर करता है, वो है IIP। वैसे ही उसका
आईआईपी का सर्विस सेक्टर का काउंटर पार्ट होगा आईएसपी, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। इसका बेस ईयर होगा साल 2024-25 और पहली बार ये लॉन्च किया जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। तो साल 2024-25 बेस ईयर होगा। 2025-26 के इंडेक्स तैयार किए जाएंगे फॉर ऑल द 12 मंथ्स, राइट फ्रॉम अप्रैल 2025 टू मार्च 2026, एंड देन अप्रैल 2026 का आईएसपी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन विल बी लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 14 जुलाई 2026। और उसके बाद हर महीने की 29 तारीख को इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आएगा विथ अ टाइम लैग ऑफ 26 डेज, यानी कि अगस्त महीने में आएगा 2 महीने पहले का, अगस्त महीने में आएगा मई का, फिर सितंबर में आएगा जून का। इस तरीके से हर महीने की 29 तारीख को इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आएगा विथ टाइम लैग ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि 60 डेज। वाई इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन इज नीडेड? ऑफ कोर्स देखिए, सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो 50% से ज़्यादा है। टर्शियरी सेक्टर में सबसे सिग्निफिकेंट सेगमेंट होता है सर्विसेज, और देखिए टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में 55% है। तो सर्विसेज का जब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो सर्विसेज का किस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसका हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि उस हिसाब से सरकार पॉलिसी डिसीजंस ले पाए। इसी कारण से इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन लॉन्च किया जा रहा है। टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। भारत और यूके के लेजिस्लेचर्स में अंतर क्या है? तो यहां पे पहला स्टेटमेंट गलत है। इन अपर हाउस कैन परमानेंटली डिले एन ऑर्डिनरी बिल। देखिए, परमानेंटली डिले नहीं कर सकते, वो डिले कर सकते हैं लेकिन फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, तो परमानेंटली डिले नहीं कर सकते। तो इस कारण से पहला स्टेटमेंट गलत है। मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस आर प्राइमरीली इलेक्टेड व्हाइल मेंबर्स ऑफ द यूकेज अपर हाउस आर लार्जली अपॉइंटेड। ये बात सही है। द लोअर हाउस इन इंडिया बोथ यूके कैन बी डिसॉल्व बिफोर, ये भी सही है। बोथ कंट्रीज हैव अपर हाउस एज इक्वल पावर, ये पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दूसरे तीसरे स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट सिक्स्थ सेक्टर, दिस इज रॉन्ग। 5 ही सेक्टर है तो छठा सेक्टर कहाँ से आएगा? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि एफआईआर कैन बी लॉन्च्ड फॉर ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंसेज, इस कारण से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अंडर जीरो एफआईआर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द इन्फॉर्मेंट टू फर्निश इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, दिस इज रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सारिंद। तो सारिंद से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।